भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारी बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती शक्ति रानी जी, हमारे जिलाध्यक्ष और दोनों मंडलों के अध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा कि आप तलवार और पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करें। भारत माता की। यह हमारा सौभाग्य है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब जब हमारा विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ, आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमें सदैव अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा दोनों उम्मीदवारों से, जिलाध्यक्ष जी से और मंडल अध्यक्षों से, तलवार भेंट करके माननीय जी का यहां पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर बनी तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल के बाद बनी, और उन्हीं ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनवाई। मैं निवेदन करूंगा, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे आदरणीय विनोद शर्मा जी से वो शॉल भेंट करके माननीय राजनाथ सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करेंगे। श्री कार्तिक शर्मा जी गदा और शॉल भेंट करके मान्य जी का स्वागत करेंगे। हमारे सर्व समाज से कुछ लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जी को और जयराम ठाकुर जी को पगड़ी पहना करके श्री धर्मपाल राणा जी, वीरेंद्र भाऊ जी, कैप्टन श्यामलाल जी, सतवीर जी, कुलदीप जी, अपने श्यामलाल बंसल जी, इंद्र कुमार जी, पंचराम सैनी जी, सभी से निवेदन करूंगा पगड़ी पहना करके दोनों महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी से, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के आदरणीय जयराम ठाकुर जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी से, आप आए और अपने आए हुए सभी महानुभाव परमात्मा रूपी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। आप सब सामने बैठी जनता से मैं गुजारिश करना चाहती हूं कि आप एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर हमारे दोनों हाथ उठाकर भारत के लाल, एक सच्चे देशभक्त जिन्होंने अपना जीवन हर पल भारत की सुरक्षा के लिए, ऐसे भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के लिए जोरदार स्वागत करें। आप सब अपनी जगह पे प्लीज खड़े हो जाएं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज बैठ जाइए। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही ऊर्जावान और भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मां कालका की पवित्र धारा पर पहुंचने पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी, राज्यसभा सांसद और हरियाणा विधानसभा के चुनाव सह प्रभारी श्री सुरेंद्र नागर जी, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार जी, पंचकूला के विधानसभा प्रत्याशी माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी,
बहन बंतो कटारिया जी, जिला प्रभारी प्रमोद कौशिक जी, चुनाव प्रभारी श्री श्याम लाल बंसल जी, श्री कृष्ण लाल लांबा जी, श्री मदन धीमान जी, श्री अजय शर्मा जी, श्री योगेंद्र राणा जी, श्री वीरेंद्र भाऊ जी, श्री ओम प्रकाश जी देवीनगर, श्री भाग सिंह जी दमदमा, श्री रंजीत उप्पल जी, श्रीमती पवन कुमारी जी, श्री धर्मपाल राणा जी, श्री सतबीर जी, श्री इधर लाल जुनेजा जी, श्री पंचराम सैनी जी, श्रीमती ऋतु सिंगला जी और सभी हमारे पार्षद और सरपंच, उपस्थित भाजपा के सभी पदाधिकारीगण और सामने बैठी देवतुल्य जनता का भी मैं आदरपूर्वक अभिनंदन करती हूँ। भाइयों और बहनों, चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और हमें अपने आने वाले 5 तारीख को अपने मतदान का सही इस्तेमाल करते हुए कालका विधानसभा और ख़ास तौर पर रायपुर रानी को विकास के नए आयाम तक ले जाना है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कालका विधानसभा की सबसे मुख्य समस्या बढ़ता नशे का कारोबार, जिसकी चपेट में कालका के जाने कितने युवा बर्बाद हो गए हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कालका विधानसभा में 4 मंडल आते हैं और हमने सभी चारों मंडल की मुख्य ज़रूरतों को वहाँ की समस्याओं को समझते हुए सभी मंडलों का अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार किया है और मैं शक्ति रानी शर्मा, रायपुर रानी के इस पवित्र मंच से ये दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि अगर आप मुझे विधानसभा में भेजते हैं और शक्ति देंगे तो मैं कालका विधानसभा क्षेत्र से नशे के कारोबार का नामो निशान मिटा दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ की माताओं का दुख दर्द समझती हूँ। इसलिए मेरा आपसे वादा है कि आने वाली 8 अक्टूबर के बाद ये नशा और इसका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। पिछले 5 साल यहाँ के पूर्व विधायक ने कालका की कोई सुध नहीं ली। माताओं और बहनों को पीने का पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी। गलियों में सीवरेज जैसी सुविधा अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कालका वासियों की आवाज़ कालका का दुख दर्द किसी भी विधानसभा सत्र या सही पटल पर नहीं उठाया। मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूँगी। आने वाली 5 साल आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए मैं क्या करना चाहती हूँ। इसके बारे में बात करूँगी। रायपुर रानी को एक स्वतंत्र सब डिवीज़न के रूप में स्थापित किया जाएगा। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी रायपुर रानी में आए थे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी ने वादा किया था कि रायपुर रानी में एक शुगर मिल की स्थापना की जाएगी ताकि यहाँ के युवकों को रोजगार मिल सके। रायपुर रानी क्षेत्र को नशे से छुटकारा दिलवाने के लिए एक आधुनिक नशा शक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। रायपुर रानी रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। टूटी हुई सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और कच्ची सड़कों को पक्का किया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा के लिए एक सरकारी कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। रायपुर रानी क्षेत्र में 4 सुविधा युक्त खेल के स्टेडियम स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ रायपुर रानी में एक आधुनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा। ठीक इसी तरह अगले 5 साल का पूरा रोड मैप हमने तैयार कर लिया है और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि कालका को विकसित कालका बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता है। आइए 5 अक्टूबर को कमल का बटन दबाकर कालका को विकसित कालका बनाने में हम सब अपना महत्वपूर्ण योगदान दें
और हम इस मंच से सभी फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहती हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को अपनी कीमती वोट अवश्य दें। हमारे देश की आन बान शान भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और सम्मानित मंच और सामने बैठी जनता का मां कालका की पवित्र धारा पर पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक जय घोष के साथ मैं समाप्त करूंगी। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हरियाणा, जय मां कालका। धन्यवाद श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी के बहुत ही लोकप्रिय 24 घंटे सभी की समस्याओं का निवारण करने वाले, पंचकुला से 2 बार विधायक रहे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी से जोरदार तालियों से इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करें। दो उद्घोष भारत माँ के नाम। वो भारत माता जो हमें खाने के लिए अन्न देती है, पीने के लिए पानी देती है, पहनने के लिए वस्त्र देती है, ये हमारी माँ है, हमारी मातृभूमि है। इसका उद्घोष जरा ऊंची आवाज में दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आसीन देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर रामदास जी, आदरणीय शक्ति रानी जी, आदरणीय कार्तिक शर्मा जी, सांसद राज्यसभा भाई विनोद शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय दीपक शर्मा जी, आदरणीय बहन बंतो कटारिया जी, हमारे यहाँ से लोकल हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री वीरेंद्र राणा जी, परमजीत कौर जी, आदरणीय श्यामलाल बंसल जी और उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण, आज के इस बहुत बड़ी जनसभा में उपस्थित मातृशक्ति भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज सबसे पहले तो मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कालका माई के इस पवित्र चरणों में, मनसा माई के पवित्र चरणों में पंचकुला जिला में पधारने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि मुझे तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद पिछले 3 टर्म से 2014 में भी मिला, 2019 में भी मिला। आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि तीसरी बार आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और वो हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब जब भी हमारी विधानसभा में आए हैं, हमारे जिला पंचकुला के अंदर आए हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके दर्शन करने से, उनके पांव यहाँ पड़ने से हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल का कार्यकाल और उससे पहले
हुड्डा जी का 10 साल का कार्यकाल, जिस प्रकार से हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल के अंदर पंचकूला की उपेक्षा की, आज मैं समझता हूं कि पंचकूला जो पीछे रहा हुआ था, आज पंचकूला विकसित पंचकूला बनने की ओर अग्रसर है। आज मैं समझता हूं कि जो 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इसलिए पंचकूला का विकास नहीं किया क्योंकि कुमारी शैलजा यहां से सांसद थी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कुमारी शैलजा जी का जो आपसी तालमेल या आपसी प्यार या आपसी लगाव, वो आप सब जानते हैं। आज हुड्डा जी की प्रताड़ना के कारण आज कुमारी शैलजा कोप भवन के अंदर है। पिछले 10-15 दिन से वो प्रचार में नहीं है क्योंकि उनको अपमानित किया गया, कुमारी शैलजा के साथ बुरा व्यवहार किया गया। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी जो है वो दलितों का अपमान करती आई है। इससे पहले जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर, उनके साथ भी दबंगों ने मारपीट की थी, दुर्व्यवहार किया था, उनको मजबूर किया था पार्टी छोड़ने के ऊपर। आज वो हमारे पास हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के उत्पीड़न के लिए, दलितों का अपमान करने के लिए आज जानी जाती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल के अंदर ही गोहाना कांड हुआ, जहां दलितों को खदेड़ा गया, दलितों को वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया। वहीं हुड्डा जी के कार्यकाल के अंदर ही मिर्चपुर कांड हुआ, जहां दलितों का अपमान किया गया और दलितों को वहां से पलायन करने पर मंजूर हुआ। जिस प्रकार से हुड्डा जी ने 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर लूट मचाई, हजारों किसानों को, गरीब किसानों की 72,000 एकड़ भूमि के CLU करके सेक्शन 4 और 6 लगा करके जिस प्रकार से जमीनें खरीदी गई, डराया गया और बड़े बड़े बिल्डरों को CLU दिए गए, ये सब आपके सामने है। जिस प्रकार से खर्ची पर्ची का खेल हुड्डा जी के राज के अंदर होता था, आज फिर से वो सामने आने लगा है। आज तो खुलेआम कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो पहले यहां से अपने विधायक रहे फरीदाबाद से, नीरज शर्मा जी ने खुली स्टेज से कहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे 2000 नौकरियां लगाने का हुक्म दे दिया है, अलॉटमेंट कर दी है, और वो मैं 2000 नौकरियां उन लोगों के लिए लगाऊंगा जो मुझे 500 वोट ला करके देंगे, और मैं ऐसे लोगों को नौकरियां दूंगा। आज अभी सरकार बनी नहीं, सरकार की कोई आशा नहीं, 12 बीघे में कहीं दाना नहीं, और वो कह रहे हैं कि हम नौकरियां लगाएंगे। इसी प्रकार से एक दूसरे विधायक कहते हैं, स्टेज से कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, पहले मैं अपना पेट भरूंगा, फिर अपने परिवार का पेट भरूंगा, अपने रिश्तेदारों का पेट भरूंगा, और फिर जनता के पास जाऊंगा। इस प्रकार की जिन लोगों की मानसिकता है, ऐसे लोग क्या सेवा करेंगे लोगों की। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से लूट मची हुई है, मैं कहूंगा लूट मचाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से भर्तियां हुई, जिस प्रकार से प्लॉटों के अलॉटमेंट के अंदर धांधलियां हुई, वो आज जनता भूली नहीं है। आज जनता उन सबको जानती है, और आने वाले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बताएगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची पर्ची का खेल खत्म किया, और ऐसे गरीब लोगों को मेरिट के आधार पर नौकरी दी जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जब गरीब परिवारों के घर के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे को स्थायी नौकरी मिली है, परमानेंट नौकरी मिली है। और वो सारे गांव के अंदर घूम करके बताता है कि देखिए हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बिना पैसा खर्च किए, बिना सिफारिश के नौकरी मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी ने
अपने कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से ट्रांसफर एक इंडस्ट्री बन गई थी, ट्रांसफर जो सारा दिन सेक्रेटेरिएट के अंदर भीड़ रहती थी, ऑनलाइन पॉलिसी ला करके इस ट्रांसफर इंडस्ट्री को बंद किया। प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नए नए आयाम स्थापित किए। आज फिर से आवश्यकता इस बात की है कि हरियाणा की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए और पंचकूला की प्रगति के लिए फिर से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और पंचकूला से मैं निवेदन करूंगा, चाहे वो कालका है चाहे वो पंचकूला है, आपका आशीर्वाद दोनों उम्मीदवारों को मिलना चाहिए। और आज हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आज पहली बार हमारे इलाके का मुख्यमंत्री भाई नैन सिंह सैनी, जो नारायणगढ़ साथ लगती कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, वो पहली बार हमारे इलाके में मुख्यमंत्री बना है। आज से पहले सारे के सारे मुख्यमंत्री दक्षिण से बनते थे, कोई वहां से हिसार से बनता था, कोई सिरसा से बनता था, कोई रोहतक से बनता था, लेकिन आज पहली बार चौधर हमारे इलाके के अंदर आई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को बटन, कमल का बटन दबा करके यहां से जिताएं। और जो हरियाणा की चौधर है भाई नैब सिंह सैनी के पास रहे, हमारे इस इलाके के पास रहे। मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूं। और मैं समझता हूं कि विकास की दृष्टि से पंचकूला के अंदर काम किए हैं। मैंने 5,500 करोड़ रुपए के विकास के काम, उनकी बुकलेट जारी की है कि आप पढ़िए और स्थान पर देखिए, जमीन पर देखिए कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ। मैं उसी के विकास के आधार पर आप सबसे निवेदन करता हूं कि मुझे और आदरणीय बहन शक्ति रानी जी को भारी बहुमत से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ज्ञान जी। अब मैं, जो हमारी परंपरा रही है, हमारा जो भी कार्यकर्ता, चाहे वो विधानसभा लड़े चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़े, एक संकल्प लेकर के जनता के बीच में जाता है। इसी के स्वरूप हमारी उम्मीदवार श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी ने भी एक संकल्प पत्र तैयार किया है। मैं निवेदन करूंगा माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से और उनके साथ प्रथम पंक्ति के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, उसका आज उस संकल्प पत्र को जारी करके जनता के बीच में जो हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम संकल्पित हैं और हमने करके भी दिखाया है, जिनका वर्णन आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी किया और लोग भी करेंगे। तो इस तरह से आज ये हमारा संकल्प पत्र हम यहाँ इस मंच के माध्यम से देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के हाथों के द्वारा हम इस संकल्प पत्र को जारी कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राज्यसभा के सांसद, बहुत ही युवा नेता श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी से आप आएं और अपना उद्बोधन रखें। श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दोनों उठा के एक बार बोलिए, बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, श्री सिकंदर जी राज्यसभा मेंबर, हिमाचल के पूर्व सीएम श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी, पंचकूला विधानसभा प्रत्याशी श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कालका विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी, श्री आदरणीय बंतो कटारिया जी, जिला प्रभारी श्री प्रमोद कौशिक जी, श्री बंसल जी, चुनाव प्रभारी श्री बंसल जी, श्री कृष्णलाल लांबा जी, श्री मदन धीमान जी, श्री वीरेंद्र भाऊ जी, श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी, श्री अजय शर्मा जी, श्री वीरेंद्र राणा जी, श्रीमती पवन कुमारी जी, श्री रंजीत उपल जी, श्री धर्मपाल राणा जी और सम्मानित मंच। आज हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी है, और उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं। उन्होंने एक मंत्र दिया है हमारे दुश्मनों को, दुश्मन देशों को,
कि ना तो आंख उठा के देखेंगे, ना नाक झुका के देखेंगे, आंख में आंख डाल के देखेंगे। मैं आज कालका की देवतुल्य जनता, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे और युवा साथी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आपने यहां माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का जिस तरीके से स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। मैं बात रखना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल था, उसके अंदर उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति की, भेदभाव की राजनीति की, किस तरीके से उन्होंने कालका हल्के की अनदेखी की। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यहां बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग, शायद युवा साथियों को याद ना हो कि किस तरह की कुरीति थी और भेदभाव किया करती थी कांग्रेस पार्टी। आपको शायद याद होगा कि सारे हमारे जो बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए एक इंटरव्यू सिस्टम था कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के अंदर, और वो इंटरव्यू सिस्टम था जिसमें इंटरव्यू के द्वारा नंबर मिलते थे, और वो इंटरव्यू सिर्फ 1 मिनट का होता था। 1 मिनट में वो सिर्फ आपका नाम और आपका क्षेत्र ये पूछते थे, और उसी के आधार पर ये तय होता था कि किसको नौकरी मिलेगी। अगर आप एक विशेष क्षेत्र से थे तो आपको नौकरी मिलती थी, अगर आप कालका हल्के से या किसी और हल्के से थे तो आपको नहीं मिलती थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिनकी नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने की है, और जिन्होंने इस इंटरव्यू सिस्टम की कुरीति को खत्म करने का काम किया, ताकि गरीब बच्चों को, उन बच्चों को जो मेरिट पे नौकरी पा सकते हैं, जिनका मेरिट बनता है, उनको मेरिट सिस्टम पे नौकरी देने का काम किया। हमारे बच्चों को नौकरी मिली, रायपुर रानी के बच्चों को नौकरी मिली, कालका मंडल के बच्चों को नौकरी मिलने का काम शुरू किया। मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी, लोगों को बरगलाने का काम करती है, भटकाने का काम करती है। वे लोगों के मुद्दों से जुड़ी हुई बात नहीं करती। जिन मुद्दों से लोगों का सरोकार है, सीधे तौर पे जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुद्दा सड़क का हो, चाहे वो मुद्दा पानी का हो, चाहे वो मुद्दा ये नशे का हो, चाहे वो मुद्दा रोजगार का हो, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं, उन्होंने पिछले 31 साल से इस क्षेत्र की राजनीति करने का काम किया है, लेकिन लोगों के लिए कोई विकास का काम नहीं किया है। वो बहाने बनाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं हार गया, मेरी पार्टी जीत गई, कभी कहते हैं मैं जीत गया, मेरी पार्टी हार गई, मैं आपके काम कैसे कराऊं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने कहा कि मैं फ्लॉप रहा हूं, फेल रहा हूं, क्योंकि 5 साल में मैं किसी का कोई काम नहीं करा पाया, क्योंकि मेरी सरकार नहीं थी। मान लीजिए 5-10 साल बाद कभी गलती से भी वो जीत जाए और उनकी सरकार बन जाए, तो वो ये बहाना बनाएंगे कि भाई मैं भी जीत गया, मेरी सरकार भी आ गई, लेकिन मेरे वाला मुख्यमंत्री नहीं बना, दूसरे वाला बन गया। तो मैं यही आपके बात में बात रखना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति की नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति हो और दृढ़ निश्चय हो, तो वह लोगों के काम करा सकता है। और मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश के अंदर तीसरी बार एक सरकार बनाने का काम किया है, इतिहास रचने का काम किया है, उसी तरीके से हरियाणा में भी श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, इतिहास की बात करूंगा, और जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं कि जब से हरियाणा का गठन हुआ है, तब से लेके आज तक जिसकी केंद्र में सरकार बनती है, उसी पार्टी की सरकार, उसी की सरकार राज्य में भी बनती है। यही होने जा रहा है आने वाली 8 तारीख को। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हरियाणा की जनता ने अपना मन बना लिया है। मैं बात करना चाहता हूं रायपुर रानी मंडल की, जहां का आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूंगा, क्योंकि यहां सब लोग माननीय जी को सुनने आए हैं। जो रायपुर रानी मंडल का आज घोषणा पत्र लिखा गया है, उसका आपके सामने लॉन्चिंग हुई है। मैं पिछले कुछ दिनों से रायपुर रानी में घूम रहा था, आपके बीच में गया, आपकी समस्याएं जानने की कोशिश की, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी ने जानने की कोशिश की, तो मुझे बहुत चकित हुआ इस बात को देखकर कि मैं विशेष तौर 2 गांव की बात कर रहा हूं, सुल्तानपुर और रिहाना। मैं जब वहां गया तो मुझे देखने को मिला कि वहां की सड़कें तो पंचकूला जैसी हैं, लेकिन बाकी इलाके की सड़कें वैसी बिल्कुल भी नहीं हैं।
तो मैं सोचने में मजबूर हुआ कि ऐसी क्या बात है, हमारे यहाँ के विधायक जी का विशेष प्यार है इन दो गांवों के लिए और जो बाकी रायपुर रानी के लिए उनका विशेष प्यार नहीं रहा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह की राजनीति की है। जब 10 साल का उनका कार्यकाल था तो उनके मुख्यमंत्री एक बार भी काल का हल्के नहीं आए, एक बार भी उन्होंने लोगों की सुध लेने का काम नहीं किया। ना यहाँ के क्षेत्र के जो हक की नौकरियां थी वो दी, ना क्षेत्र के अंदर विकास के जो पैसे थे वो डालने का काम किया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को एक मौका है आपके पास, और ये जो मौका जितना छोटा शब्द है उतनी देर के लिए आता है, 5 साल में एक बार कुछ घंटों के लिए आता है। तो कृपया अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें, उसके लिए इस्तेमाल करें जो सही विचारधारा से है, उसके लिए इस्तेमाल करें जो आपका विकास करेगा, रोजगार लाने के अवसर बनाएगा, जो रायपुर रानी को नंबर 1 मंडल बनाने का प्रण लेके आगे चल रहा है। आपके बीच में आए हैं वो कैंडिडेट श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, और ताकि जो भी विषय, जो भी कमी आज रायपुर रानी मंडल के अंदर है, काल का हल के अंदर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली 5 तारीख को उसको पूरा करने का काम करेंगे और कालका की जनता काम करेगी। आपने मन बना लिया है कि आपका अगला विधायक कौन होगा, और एक बात तो तय है कि आप वोट देंगे 5 तारीख को अपने लोकप्रिय कैंडिडेट के लिए, उनको विधायक बनाने के लिए, लेकिन आपको साथ में एक सांसद मुफ्त मिलेगा जो आपके सामने खड़ा है। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए बस इतनी बात कहूंगा कि एक विकसित कालका के लिए, एक विकसित रायपुर रानी के लिए आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके वोट दें, ताकि कालका हल्के का और युवा पीढ़ी का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके और सुरक्षित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत, जय युवा शक्ति। धन्यवाद कार्तिक जी। अब मैं निवेदन करूंगा मंचासीन सभी महानुभावों से, एक भव्य फूल माला से, एक भव्य व्यक्तित्व के मालिक आदरणीय राजनाथ सिंह जी का एक बड़ी माला पहना करके उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करेंगे। और आपसे भी निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से माननीय जी का इनका यहां सत्कार करें। ये ऐसी शख्सियत है, जैसे ज्ञान जी ने अभी कहा था कि जब जब भी हम चुनाव में गए इनका वरदस्त, इनका आशीर्वाद हमें सदैव मिला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मंचासीन सभी महानुभावों से कि माला पहना करके माननीय जी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अब हम दोपहर की तपती धूप में 4 बजे से जिनका इंतजार कर रहे हैं, पूर्व में देश के कृषि मंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के बहुत ही सम्मानित पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिनके नेतृत्व में हमने हरियाणा में और केंद्र में सरकार बनाई, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा संबोधन करें। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। बोलिए कालका माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। नारा लगाने नहीं आता मुझे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम जी ठाकुर और राज्यसभा के सांसद श्री कार्तिकेय जी शर्मा और हमारे दूसरे सांसद श्री सिकंदर कुमार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद जी शर्मा और कालका सीट की प्रत्याशी श्रीमती शक्ति रानी जी शर्मा और पंचकुला सीट से प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, जिलाध्यक्ष श्री दीपक शर्मा, जिला प्रभारी श्री प्रमोद कौशिक और विधानसभा प्रभारी श्री श्यामलाल जी बंसल, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। इसको जरा बंद करा दीजिए, इसमें आवाज आ रही है। बस बंद, इसको बंद, एसी बंद कराइए। बस ठीक है।
मैंने हम लोग एसी में रहें और आप ऐसे बैठे रहें, यह मुझे मंजूर नहीं है। बहनों भाइयों, वैसे तो मैं बराबर सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए स्थान स्थान पर जाता रहता हूं। यहां भी आया हूं, पंचकुला भी गया हूं, और जब कभी यहां आने का मुझे अवसर प्राप्त होता है तो मुझे बेहद खुशी होती है। और आज जब मैं यहां पर आया हूं, जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, फूलों का गुलदस्ता देकर आपने स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ये जो हनुमान जी का गदा है वो भी मेरे हाथों में देकर आपने स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ और राम राम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अपनी बात को कहां से प्रारंभ करूं, मैं बैठे बैठे अभी यही सोच रहा था। मुझे कल की एक घटना याद आई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय कुछ तबीयत नासाज हो गई, लेकिन नासाज होने के बाद जब उनके सिक्योरिटी फोर्स के लोग उनको पकड़कर ले जाने लगे, तब भी उन्होंने जनता की तरफ हाथ उठाकर कहा कि जब तक मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को उनकी कुर्सी से हटा नहीं लो। तो बहनों भाइयों, आज तो मैं चाहता हूं, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, आप सब ये प्रार्थना करें कि हमारे मल्लिकार्जुन जी खड़गे बहुत सम्मानित नेता हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, कि वह दीर्घायु हो और कलयुग की मर्यादित आयु जो होती है वह लगभग 125 वर्ष की होती है। शास्त्रों में यही लिखा गया है कि कलयुग की मर्यादित आयु माने अधिकतम आयु 125 वर्ष की होती है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मैं समझता हूं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भी ये प्रार्थना करिए कि हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे कम से कम 125 साल तक वह जिंदा रहें, ताकि मोदी जी लगातार उनकी 125 वर्ष की आयु पूरी होने तक सत्ता में बने रहें। बहनों भाइयों, वैसे तो कांग्रेस दिन में स्वप्न देखने की आदी है, लेकिन कांग्रेस का जो अब तक का इतिहास है, उस इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखिए तो आप सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के आने के बाद जहां भी आई है, वहां का जो भी विकास हो रहा था, जैसे हरियाणा का भी नॉन स्टॉप विकास, न रुकने वाला विकास का सिलसिला पिछले 10 वर्षों से प्रारंभ हुआ है, उस पर फुल स्टॉप यदि कोई लगाएगा तो कांग्रेस ही लगाएगी मेरे बहनों भाइयों। इसलिए किसी भी सूरत में हमको कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देना है। और कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है। दूल्हा कौन होगा इस चुनाव में, इसका फैसला हो नहीं पाया। तय नहीं है कि सेहरा किसके सिर पर बांधा जाए, यह तय ही नहीं हो पा रहा है। यहां पर सेहरा बंधवाने वाले एक नहीं 10 दावेदार हैं, और बाकी जितने हैं कांग्रेस में वह सब बाकी नाराज फूफा हैं। लेकिन बहनों भाइयों, यह असमंजस की स्थिति हमारे यहां नहीं है। नायब सिंह सैनी हमारे सरकार बनने के बाद पूरा मुख्यमंत्री बनेंगे, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों की सरकार को काम करते हुए आपने केंद्र में भी देखा है और हरियाणा में भी देखा है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है।
कि जब जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, मंत्रियों के ऊपर, सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन 10 वर्षों में कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता, चाहे अमर मनोहर लाल खट्टर रहे हों अथवा उनकी सरकार का कोई मंत्री, उसके दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। सब तो सब, मैं केंद्र की ओर भी आपको ले जाना चाहता हूं। 10 वर्षों से हम लोगों की सरकार चल रही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है मेरे बहनों भाइयों, उस समय भी, और मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से लेकर कोई मां का लाल यह नहीं कह सकता कि किसी मंत्री के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का दाग लगा हो। मैं कांग्रेस की आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की हुकूमत में क्या क्या नहीं हुआ है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है, लेकिन कम से कम भाजपा में नहीं हुआ है। यह है भाजपा का चरित्र। और जैसा हमारे कार्तिकेय शर्मा जी ने कहा, हरियाणा की यह परंपरा रही है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की यहां हरियाणा राज्य में भी सरकार होती है। यह सच है ना? तब तो यह संयोग की बात है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस बार भी यदि सरकार किसी की आने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। वैसे अच्छा रहा होता जब मई जून में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी समय हरियाणा राज्य का भी चुनाव हो गया होता। लेकिन लोकसभा का चुनाव होने के 4 महीने के बाद या फिर हरियाणा राज्य का चुनाव होने जा रहा है। आप जानते हैं कि बार बार चुनाव होने से आपका पैसा जो सरकार के खजाने में जमा है वो खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है। सारी की सारी नौकरशाही केवल चुनाव कराने में ही व्यस्त हो जाती है, सारे विकास के काम ठप हो जाते हैं। इसकी चिंता करते हुए हम लोगों ने फैसला किया, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम यह जो संसद हमारी जो नई गठित हुई है संसद, इसी संसद के चलते हुए मेरे बहनों भाइयों हम लोग एक बिल लेकर आएंगे जिसमें कि ये फैसला करेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, एक साथ चुनाव होना चाहिए। यदि भारत की संसद में यह पारित हो जाता है बहनों भाइयों, तो आगे देखिएगा देश की सारी विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव यह साथ होंगे। और 100 दिनों के अंदर जितने नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला पंचायत, जिला परिषद, इन सारी जितनी लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, इनके चुनाव भी यह साथ होंगे। मैं समझता हूं कि यहां पर भी जितने लोग बैठे हैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे, समय की बर्बादी और धन की बर्बादी रोकने के लिए एक इलेक्शन, एक देश और एक इलेक्शन होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और यह करने का हम लोगों ने फैसला किया है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यह है बहनों भाइयों, हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं मेरे बहनों भाइयों। हम ये नहीं देखते हैं कि क्या होगा हमारा, पहली हमारी चिंता रहती कि देश का क्या होगा। आपने देखा होगा 10 वर्षों से हमारी सरकार केंद्र में बनी है। केंद्र में सरकार बनने के बाद बहनों भाइयों कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक सुनते नहीं थे। लेकिन आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत, हमारी सरकार आने के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। करिश्मा किया है हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मेरे बहनों भाइयों, कि जो हमारा भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार, धन दौलत
के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है। मैं ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं, वह कह रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते भारत दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार यानी धन दौलत के मामले में जो आज 5वें स्थान पर है, वह जंप लेकर 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा। पहला देश होगा अमेरिका, दूसरा देश होगा चीन, उसके बाद तीसरा देश यदि कोई होगा तो भारत होगा मेरे बहनों भाई। और हम लोगों का संकल्प है कि हम भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं मेरे बहनों भाई। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हरियाणा की धरती यह किसानों की धरती है, जवानों की धरती है। मैं जानता हूं बहुत अधिकांश किसान परिवारों का कोई न कोई नौजवान भारत की सेना में काम करता है हरियाणा में। और मैं कह सकता हूं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते, यदि भारत की सीमाएं आज सुरक्षित हैं तो उसमें हमारे हरियाणा के जवानों का एक बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा के लोग देश और समाज के लिए हित में संघर्ष करना जानते हैं अच्छी तरह, और यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हरियाणा की यह धरती है जहां पर कुरुक्षेत्र है, और इसी कुरुक्षेत्र से भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश भी दिया है, सारे विश्व को दिया है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, 2024 के इस चुनाव में लड़ाई यदि है तो विकास और विनाश के बीच लड़ाई है बहनों भाई। यदि हरियाणा को बर्बाद करना चाहते हैं तो कांग्रेस के साथ जाइए, हरियाणा का विकास करना चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाइए। मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं कि हरियाणा में जहां पर 10 साल पहले सकल घरेलू उत्पादन जिसे बोला जाता है, मैंने कुछ मिला जुला कर जो कुछ भी पैदा वैदा होता है सबको मिलाकर कितना धन दौलत, तो उसको मैं सरल शब्दों में बतला रहा हूं, उसे जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पादन। वह सकल घरेलू उत्पादन जो लगभग 3,90,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वह बढ़कर 10 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है बहनों भाइयों। यह है आपका हरियाणा। हरियाणा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हरियाणा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। मैं हरियाणा की हालत जानता हूं कि यहां के घरों में पाइप के माध्यम से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था। हिंदुस्तान में तो ऐसे करोड़ों घर हैं जहां की लोगों को घरों में नल के माध्यम से जल नहीं मिल पाता था बहनों भाइयों। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की कि हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचना चाहिए जिसके पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो, और एक व्यक्ति, एक परिवार भी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके मकान में नल के माध्यम से जल न मुहैया हो जाए। ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए। कांग्रेस का चरित्र देखना है तो हमारे जयराम जी ठाकुर बैठे हैं यहां पर। इन्हीं के राज्य हिमाचल प्रदेश में, आपका पड़ोसी राज्य है, जाकर यहां देखिए। कांग्रेस की सरकार बनते ही ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वहां की सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है, उनका महंगाई भत्ता नहीं दे पा रही है। वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपना वेतन छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, उसका दिखावा कर रहे हैं। हिमाचल की सरकार, जयराम जी ठाकुर इस बात के साक्षी हैं, वादा किया था कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहां पर 1500 रुपया हर महीना महिलाओं को दिया जाएगा बहनों भाइयों। आज तक वहां का हिमाचल में कांग्रेस की सरकार अपना वादा नहीं पूरा कर पाई है। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे प्रेस के मित्र भी यहां हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो बहनों भाइयों जो कहती है वह करती है। हमारे कहने और करने में कभी अंतर नहीं हो सकता। हमारा घोषणा पत्र उठाकर कोई देख ले, हम 51 में कहते थे कि हम आएंगे तो धारा 370 समाप्त करेंगे जम्मू कश्मीर से, और आपने देखा कि स्पष्ट बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया।
जो मैं सारी चीजों की यहां पर चर्चा आपके सामने नहीं करना चाहता, और मैं हरियाणा वासियों को भी याद दिलाना चाहता हूं, इसके पहले भी चुनाव में जो हम लोगों ने कहा था उसको किया है, और आज भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं बहनों भाइयों कि हम जो कहेंगे उसे करेंगे। हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। हम विश्वसनीयता का संकट जो भारत की राजनीति में कांग्रेस ने पैदा किया है, उस विश्वसनीयता के संकट को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। कांग्रेस को लंबे समय तक हुकूमत करते हुए हिंदुस्तान में आपने देखा है, देश के कई राज्यों में देखा है। अभी हाल का ही एक मामला है कर्नाटक राज्य का, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। बहनों भाइयों, वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा में भी कैसी ही सरकार होनी चाहिए? इसलिए आपको आगाह करने आया हूं बहनों भाइयों कि आप सभी का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। एक आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में जेल चले गए। उन्होंने कहा फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, जेल से ही मैं सरकार चलाऊंगा। घर से काम करते हुए लोगों को मैंने देखा था, लेकिन जेल से काम करते हुए पहली बार यदि देखा है तो आम आदमी पार्टी के लोगों को मैंने देखा है। चुनाव जीतने के लिए आपकी गाढ़ी कमाई का जो पैसा खजाने में जमा होता है उसको लुटाते हैं, जनता का खजाना या खाली करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं बहनों भाइयों, आपका एक वोट भी आम आदमी पार्टी को नहीं जाना चाहिए। वैसे कहीं अस्तित्व में वो है ही नहीं। दूसरे शब्दों में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी को आप चिमटे से भी मत छूना मेरे बहनों भाइयों, चिमटे से भी मत छूना। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई है उस राज्य को उन्होंने बर्बाद किया है, अपने वादों को नहीं पूरा किया, हवा हवाई बातें करते हैं। क्या यह सच नहीं है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसे कहते हैं, किसानों को 24 फसलों की एमएसपी हमारी सरकार हरियाणा में दे रही है कि नहीं दे रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, हिंदुस्तान के किसी राज्य में 24 फसलों की एमएसपी नहीं मिल रही है। मिल रही है तो केवल और केवल हरियाणा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाइयों जो जानती है कि भारत दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के बड़े बड़े शहरों में ही केवल नहीं रहता है। भारत यदि रहता है तो हिंदुस्तान के गांव, गली और गलियारों में भारत रहता है, इस बात की भी चिंता करती है। शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, यूरिया खाद जो आप अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, बहन भाइयों आपको लगता होगा 300 रुपये प्रति बोरी की दर से यूरिया की खाद मिल रही है, बहुत महंगी है। यदि आप सोचते हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं, सोचना स्वाभाविक है, लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि यूरिया खाद दुनिया के दूसरे देशों में 3000 रुपये प्रति बोरी मिलती है, जिसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के अंदर 300 रुपये प्रति बोरी की दर से मुहैया करा रहे हैं। हरियाणा के किसान भाइयों, मैं जानता हूं आप हरियाणा को धनवान भी बनाते हैं और भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आप नौजवान भी देते हैं, लेकिन जहां तक भारत की सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, आप जानते हैं भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है मेरे बहने भाइयों, पूरी तरह से सुरक्षित है। उसमें बहुत बड़ा योगदान है तो आप सबका है। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। मुझे याद है 2014 मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी, हरियाणा में हमारी सार्वजनिक सभा होने वाली है, मैं जा रहा हूं, वहां पर मैं चाहता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन की मांग जो लंबे समय से की जा रही है उसकी घोषणा कर दी जाए, जो होगा सो देखेंगे। तो मैंने भी कहा कि मोदी जी कर दीजिए, और 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा उन्होंने कर दी। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने उसमें देर नहीं की, सरकार बनते ही चुटकी बजाकर उसे लागू कर दिया, और उसकी तीसरा संस्करण भी उसका अभी लागू हुआ है। अभी बामुश्किल 1 महीने पहले उसका मैंने तीसरा आदेश जो जारी कराया है।
ये कांग्रेस की स्थिति है बहनों भाइयों। वादे तो बराबर करती है। इन्होंने भी कहा था कि हम और रैंक 1 पेंशन देंगे, लेकिन जानते हैं कांग्रेस ने प्रोविजन कितना किया था? बजट में प्रोविजन केवल 500 करोड़ रुपए का किया था। क्या होगा 500 करोड़ में? 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कैसे पूरी होगी? यह है कांग्रेस का चरित्र। मेरे बहने भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सदैव उन्होंने धोखा दिया है, सदैव उन्होंने धोखा दिया है। इसलिए इनसे बचने की हम सबको जरूरत है। और कांग्रेस की सरकार में तो आपने देखा होगा, चर्चा कर रहे थे लोग, बिना खर्ची पर्ची के तो नौकरी मिलती ही नहीं थी। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची पर्ची का खेल बंद कर दिया है मेरे बहनों भाई। और हम लोगों ने वादा किया है, 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। इससे ज्यादा सरकारी नौकरियां अगले 5 वर्ष के अंदर हम आपको मुहैया कराएंगे। यह भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का यह वादा है। कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र है कि जहां जहां इनके पांव पड़ जाते हैं वहीं पर मान लीजिए बंटाधार हो जाता है। इनके एक नेता हैं राहुल जी, सुना है कहीं पर कि आप कहीं बाहर चले जाएं और अपने परिवार की आप आलोचना करें, उसको बदनाम करने की कोशिश करें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर वह भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों। कहते हैं जो सिख समाज है भारत में, उसको गुरुद्वारे में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। वह कड़ा पहने कि न पहने इसके बारे में भी उसे 4 बार सोचना पड़ता है। गुरुद्वारे में जाए कि न जाए इसके बारे में उसे सोचना पड़ता है। माने अपने देश को जाकर दुनिया के मंचों पर इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा, भले ही कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार ने तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी पर विश्वास किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी यदि बात रखनी होती थी तो उस समय की कांग्रेस सरकार किसी पर विश्वास करती थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी पर विश्वास करती थी और संयुक्त राष्ट्र संघ में उसे भेजती थी, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी थी कि भाजपा के लोग हैं। देश की बदनामी यह दुनिया के मंचों पर अथवा देश के बाहर किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। यह भरोसा और यह विश्वास रहा है। लेकिन वहां पर जाकर अपने ही देश को यह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गुरु नानक देव जी को हम सारे लोग शीश झुकाते हैं, घर घर में नानक देव जी महाराज की तस्वीर हम लगाते हैं और भारत की संस्कृति की रक्षा में सिख समाज का जो योगदान है बहनों भाइयों, उसे कम यह भारत किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता है। उनके बलिदान को कभी भारत यह भूल नहीं सकता है। आज मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं कुछ दिनों से बराबर हरियाणा में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा हूं और जैसा माहौल मुझे देखने को मिला, बहनों भाइयों, लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और जो जो भी वादे हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में किए हैं, इसे हम घोषणा पत्र कहते हैं, हर वादे को पूरा करेंगे। संकल्प पत्र की जानकारी इन लोगों को दे दी गई है कि नहीं? सबको दे दी गई है, इसलिए मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूं। जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है मेरे बहन भाइयों, अक्षर से हम पूरा करेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि यहाँ की प्रत्याशी हमारे श्रीमती शक्ति रानी जी शर्मा और साथ ही साथ हमारे विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, हमारे पंचकुला के यह प्रत्याशी हैं। इन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं बहनों भाइयों, और भारी मतों से विजय दिलाने की बात मैं क्यों कर रहा हूं? राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बहनों भाइयों, तो केंद्र सरकार मजबूत होगी, मोदी जी के भी हाथ मजबूत होंगे।
और मोदी जी के हाथ मजबूत करने की बात मैं क्यों कर रहा हूं, एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपने जानते हैं अच्छी तरह कि पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। दोनों तरफ से तोप, मिसाइल, गोले लगातार चल रहे हैं। 2 साल पहले जब ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच प्रारंभ हुआ था, तो हमारे बहुत सारे भारत के रहने वाले बच्चे जो वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे, उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उनको चिंता हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, भले ही तोप, बम, गोले, मिसाइल चल रही हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से निकालिए और भारत ले आइए। बहनों भाइयों, ये कोई छोटा काम नहीं था, छोटा काम नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया और तुरंत रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर खुशी होगी 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 से अधिक भारत के बच्चे सकुशल भारत आ गए। यह भारत है, यह भारत है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा राज्य में भी यह सरकार बनाना यह अति आवश्यक है, और जो जो भी वादे हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में किए हैं, हर वादे को पूरा करेंगे। मैं यह आपको यकीन दिलाता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः यहाँ हमारी श्रीमती शक्ति रानी जी शर्मा और साथ ही साथ ज्ञानचंद जी गुप्ता जी को भारी मतों से विजय दिलाने की अपील करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।